तो हम जो पढ़ रहे थे उसका नाम था राष्ट्रीय आय, और इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। तो जो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है। अब इसका आंसर आप किस तरीके से देखेंगे ऑप्शन में, वहाँ लिखा मिलेगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, वहाँ लिखा मिलेगा विकासशील अर्थव्यवस्था, या वहाँ में लिखा हुआ मिल सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये तीन ही तरीके की अर्थव्यवस्थाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। यानी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, तो आप बता सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, या आप बता सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, या आप कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था के जैसा है। ठीक, तो ये पिछले चैप्टर की कुछ बातें थी, और ये हमने बताया था कि आपको कि विकसित और अविकसित होना किन चीज़ों पर निर्भर करता है। इसमें ये पिछले चैप्टर की बातें हमने समाप्त कर ली थी। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के बारे में जब आपको कभी सुना होगा आपने, तो आपने देखा होगा कि इस चैप्टर में आपने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इस तरीके की टर्म्स आपने फेस की होंगी। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम किताबी भाषा में देखना चाहेंगे तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो मिल सकती है ना, नॉलेज तो मिल जाएगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये होनी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम राष्ट्रीय आय चैप्टर को हैंडल करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय आय जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात होती है कि किसी देश की एक वित्तीय वर्ष में होने वाली इनकम को जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय। ठीक, अब ये काम करेगा कौन कि भाई किसी देश की राष्ट्रीय आय बता दो, तो राष्ट्रीय आय बताएगा कौन? राष्ट्रीय आय के लिए कुछ विभाग बनाए गए हैं, कुछ संगठन बनाए गए हैं। जैसे एक का नाम है NSSO, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, और एक है CSO, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि NSSO क्यों बनाया गया और CSO क्यों बनाया गया। ठीक, इसमें NSSO का काम है केवल नमूने इकट्ठा करना, नमूना इकट्ठा करना, और CSO का काम है आंकड़े जारी करना, आंकड़े प्रदर्शित करना। ठीक है, तो यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित दो संगठन हैं, जिसमें एक है NSSO और एक है CSO। आपको स्क्रीन पर एक शीट दिखाई जाएगी जिसमें ये चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब सामान्यतः हम देखते हैं कि भाई जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो कभी ना कभी इतिहास में किसी ने कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट करा होगा, है ना। और हमारे एग्ज़ाम में क्या इतिहास से क्वेश्चन नहीं आते, इकोनॉमिक्स के तो आते हैं। तो अगर पहले व्यक्ति की हम बात करें तो पहले दादा भाई नौरोजी, पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। एक मिनट, दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1868 में ये बताया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है। कितनी है? 20 रुपये। ठीक है, लेकिन 1932 में VKRV राव ने ये बताया था, और ये थोड़ा ऑफिशियल था, कि भारत की जो आय है वो 76 रुपये है। अब ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि दादा भाई नौरोजी के अकॉर्डिंग कितना था? 20 रुपये। VKRV राव के अकॉर्डिंग कितना था? 76 रुपये। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन का रूप होता है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को आकलित करने वाले संगठन में से कौन शामिल है? तो राष्ट्रीय आय में NSSO और CSO। ठीक, उसके बाद पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी कौन? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कितना बताया गया था?
20 रुपये प्रति व्यक्ति। और उसके बाद पूछा जा सकता है VKRV राव ने कितना बताया था, तो इन्होंने बताया था 76 रुपये। ठीक है, ओके। अब आगे देख लेते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ना राष्ट्रीय आय की, तो राष्ट्रीय आय में कुछ टर्म्स होती है, और वो टर्म्स मैं लिख रहा हूँ, जिसमें एक होती है GDP। क्या कहते हैं हम? GDP। GDP से ही निकलता है NDP। एक होती है GNP और एक होता है NNP। ठीक, GDP की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NDP की फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और GNP की अगर हम बात करें तो ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और अगर हम NNP की बात करें तो N फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये फुल फॉर्म पता होना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ये सबको लगभग पता होती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो करनी है वो केवल इनकी करनी है कि इन्हें हम कैलकुलेट कैसे करें और ये एक्चुअल में होती क्या है। तो इसमें सब लगा है ग्रॉस, इसमें लगा है नेट। हिंदी में अगर हम इसे कहेंगे तो इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसे कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगर हम इसकी बात करें ग्रॉस नेशनल की, तो ग्रॉस मीनिंग सकल, ग्रॉस मीनिंग सकल, और नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। वैसे ही नेट का क्या हो जाएगा? शुद्ध, है ना, और नेशनल का राष्ट्रीय और प्रोडक्ट का उत्पाद। ठीक, अब जब हम बात करते हैं GDP की, किसकी? GDP। तो ये GDP जो है ना, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड होता है भौगोलिक सीमा। क्या है? भौगोलिक सीमा। यानी हमारे देश की जो बाउंड्री है, हमारे देश की क्या है? जो बाउंड्री है, उसके भीतर जितनी भी सेवा प्लस वस्तु से इनकम प्राप्त हो रही है, जब हम उसका कैलकुलेशन कर देंगे सभी का टोटल का, तो उससे मिलके बनेगी GDP। क्या बनेगी? GDP। यानी अगर हमसे कोई पूछता है कि तुम बता दो GDP क्या है, तो तुम कह सकते हो कि GDP ऐसा तो है नहीं केवल एक ही देश की होगी, किसी भी देश की GDP हो सकती है। GDP में आपको बताना होगा कि GDP भौगोलिक सीमा के भीतर, भौगोलिक सीमा मतलब कि तुम्हारी देश की बाउंड्री के भीतर होने वाली अंतिम वस्तु और अंतिम उत्पाद के मौद्रिक मूल्यों का योग, के मौद्रिक मूल्यों का योग क्या कहलाएगा? GDP कहलाएगा। यानी मान के चलो कि किसी देश ने सेवाएं 100 रुपये की दी और वस्तुएं भी उसने 100 रुपये की बेच दी, है ना, ये टोटल आया, और टोटल जब हमने कर लिया तो ये 200 रुपये का है। यानी देश की GDP कितनी है? 200 रुपये है। सिंपल शब्दों में, है ना। अगर हम बात करते हैं GDP के बाद NDP की, तो NDP में जो अंतर होता है वो केवल मूल्य ह्रास का होता है। यानी अगर हमें NDP निकालना है, NDP इज इक्वल टू GDP माइनस क्या? मूल्य ह्रास। अब ये मूल्य ह्रास क्या है? मूल्य ह्रास है कि जिस वर्ष GDP नापी गई थी उस वर्ष कोई वस्तु 1000 रुपये की थी, ठीक। लेकिन अब तुम ही बताओ कि तुमने कोई वस्तु 1000 रुपये की खरीदी
और वो तुम 2-4 दिन के बाद उसे बेचते हो, तो क्या वो 1000 रुपये की बिकेगी? नहीं, वो बिकेगी 800 रुपये की। कितने की? 800 रुपये की। लेकिन ये वस्तु की वैल्यू तो है और वस्तु की अंतिम वैल्यू है, तो ये 200 रुपये का जो काम हुआ है ये मूल्य ह्रास हुआ है। क्या हुआ है? मूल्य ह्रास। यानी तुम्हारे पास जो नेट बचे हैं ना, वो कितने रुपये बचे हैं? 800। तो नेट मतलब कि मूल्य ह्रास के बाद बचने वाली मनी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एनडीपी की, तो एनडीपी सिंपल क्या होता है? जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। ठीक, तो मैंने तुम्हें 2 चीज़ें सिखाई। जीडीपी मतलब भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाली अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा का अंतिम मूल्य। मैंने तुम्हें एनडीपी बताया। एनडीपी मतलब जीडीपी में से अगर मूल्य ह्रास को घटा दें तो क्या आएगा? एनडीपी आएगा। अगर हम बात करते हैं जीएनपी की, तो जीएनपी में आते हैं नागरिकों द्वारा। किसके द्वारा? नागरिकों द्वारा इनकम। देखो, जब हम जीडीपी की बात कर रहे थे ना, तो भौगोलिक सीमा में कोई भी हो सकता है। यहाँ नेपाल का भी हो सकता है, यहाँ अमेरिका का भी हो सकता है, यहाँ ब्रिटेन का भी हो सकता है। और अगर मान के चलो वो कंपनी यहाँ काम कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, कुछ बेच रही है, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा इंडिया की। किसकी जीडीपी में कैलकुलेट होगा? इंडिया की। क्यों कैलकुलेट होगा? क्योंकि वो भारत की सीमा के भीतर बेच रही है। भारत की सीमा के भीतर बेच रही है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम मतलब जीएनपी की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो नेशनल मतलब नेशनैलिटी, और नेशनैलिटी किसकी होगी? नागरिकों की। किसकी होगी? नागरिकों की। तो तुमसे अगर पूछते हैं कोई कि जीडीपी बता दो, तो तुम कहोगे भौगोलिक सीमा के अंदर वस्तु सेवा। सिंपल है। जीडीपी मतलब भौगोलिक सीमा के अंदर अंतिम वस्तु सेवा। यानी सीमा से बाहर अगर कोई काम हो रहा है ना, तो वो नहीं ऐड होना। यानी कोई भारतीय अगर अमेरिका में जाकर कमा रहा है, तो वो अमेरिका की जीडीपी में ऐड होगा, भारत की में नहीं होगा। भारत में केवल कौन जीडीपी में ऐड होगा? जो भारत की सीमा के अंदर पैसे कमा रहे हैं। ठीक, वैसे ही जीएनपी में किसके द्वारा होगा? जो भारत में भारत के नागरिक हैं। किसके द्वारा? नागरिकों द्वारा। अब चाहे वो नागरिक विदेश में हो, चाहे वो नागरिक देश में हो, किस में ऐड होगा? जीएनपी में। और जीएनपी में अगर एनएनपी निकालना हो, तो जीएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। तो इस तरीके से सिंपल शब्दों में हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से इन चीज़ों को देखना है। देखो, राष्ट्रीय आय के इस चैप्टर में हम जो बात कर रहे हैं वो इन 4 शब्दों की कर रहे हैं, है ना। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, और इनकी फुल फॉर्म ये है। अब अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी मतलब क्या? भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा के भीतर। भौगोलिक सीमा के भीतर। ठीक है। एनडीपी क्या? एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। सिंपल था। और मूल्य ह्रास क्या था कि भाई वस्तु अगर पुरानी होगी तो सस्ते में बिकेगी। ठीक, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। जीएनपी मतलब नागरिकों द्वारा, नागरिकों के द्वारा। सिंपल है। अब नागरिकों के द्वारा प्राप्त इनकम कैसे करेंगे? तो जीडीपी में से अगर हम x माइनस एम करते हैं तो हमें मिल जाती है जीएनपी। कैसे? देखो, जीडीपी में कौन होगा? हमारे देश में सारे जितने भी कमा रहे होंगे वो होंगे सभी, है ना। जैसे मान लो ये हमारा देश है, अब इसमें नागरिक तो हैं ही, है ना। नागरिकों के अलावा विदेशी भी हैं,
तो अगर हमें अपने देश में केवल नागरिकों की इनकम निकालनी है तो यहाँ से विदेशी हटाने पड़ेंगे, नहीं है ना। जो हमारे देश में नागरिकों की है वो नागरिक रहेंगे, विदेशी हटाएंगे। तो यानी यहाँ से अगर हम हटाते हैं तो इन्हें हटा देते हैं हम विदेशियों को। किसे? विदेशियों को। और M क्या है? M क्या है? विदेशी। और X क्या है? देशी। M है विदेशी, यानी X हम प्लस करेंगे, मतलब हमारे नागरिक जो बाहर हैं उन्हें ऐड करो और जो हमारे देश में है उन्हें हटा दो। तो हटाएंगे तो माइनस करेंगे ना, तो विदेशी M हो गए और X क्या हो गया? जो नागरिक है। और ये वे नागरिक हैं जो देश के बाहर हैं। कहाँ हैं? देश के बाहर। तो इस तरीके से 4 चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है। जैसे GDP भौगोलिक सीमा के अंदर जो लास्ट हो रहा है, NDP GDP में से मूल्यह्रास घटा दो, NDP निकल जाएगा। नागरिकों के द्वारा का मतलब किससे था? GNP से। और अगर हम इसमें से मूल्यह्रास घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? NNP। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।